बिस्मिल्लाह। पीएमपी के कोर्स का हम पांचवा लेसन कर रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे स्पोर्ट प्रोजेक्ट टीम परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं, टीम से ही रिलेटेड हैं। जैसे आप ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, टीम की परफॉर्मेंस को कैसे सपोर्ट करते हैं, और प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को कैसे इवेलुएट करते हैं, और कुछ इम्पेडमेंट्स और जो इश्यूज हैं उन्हें कैसे आप हैंडल करते हैं, रिस्क्स को कैसे देखते हैं, चेंजेस को कैसे देखते हैं। चलो अब देखते हैं इस टॉपिक को। तो जैसे मैंने मेन टॉपिक्स का बताया कि यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट में इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जाती है, यानी कि या तो आप इम्प्रूवमेंट तो ला ही रहे हैं, जब आप प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं तो आप चेंज तो ला रहे हैं, ऐसे ही है ना, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज तो लाते ही हैं आप, राइट। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। तो प्रोजेक्ट नाम ही चेंज का है, हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट इज अ कैटलिस्ट फॉर चेंज। तो इसी तरह आपको भी डेली इम्प्रूव करना पड़ता है, मंथली इम्प्रूव करना पड़ता है, वीकली इम्प्रूव करना पड़ता है। आप भी अपने नए नए गलतियां करते हो, नई गलतियों से कुछ नया सबक सीखते हो, और फिर वो गलती दोबारा नहीं करते, तो आप कुछ लर्न कर जाते हो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। एक स्प्रिंट करते हो, उससे कुछ लर्निंग होती है, प्रोडक्ट के ऊपर फीडबैक मिलती है, फिर उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हो, तो इसका नाम है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इसी तरह आप इम्प्रूव करते जाते हो द वे यू डिलीवर प्रोजेक्ट्स, उसमें भी निखार आता जाता है, हम्म, और प्रोडक्ट में भी निखार आता जाता है। फिर है जी, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को कैसे आप मेजर करते हो, कौन से ऐसे मेजरमेंट के फॉर्मूलाज हैं जो जिससे आप मेजर कर सकते हो कि जी हमारे स्प्रिंट की हेल्थ क्या है, हमारा बर्न डाउन चार्ट क्या कह रहा है, हमारा बर्न अप चार्ट क्या कह रहा है, हमारी अर्न वैल्यू मैनेजमेंट क्या कह रही है। ठीक है, ये मेथड्स हम देखते हैं अभी थोड़ा आगे चल के। फिर हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट में जो रिस्क्स होते हैं, जिन्हें हम इश्यूज, रिस्क्स, इम्पेडमेंट्स कहते हैं, इनको कैसे हैंडल किया जाता है, इनको कैसे मिटिगेट किया जाता है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है प्रोजेक्ट मैनेजर का कि वो रिस्क जो है उन्हें एंटिसिपेट करे, एंटिसिपेट ही करके बैठना जाए, बल्कि उनके लिए कुछ ऐसा करे, लाएअमल तैयार करे, कोई कोई मिटिगेशन तैयार करे, ताकि बर वक्त जो है उनसे बचा जा सके, डैमेज कम से कम हो। अगर इसका आपका इशू बन भी जाता है तो आपको डैमेज कम से कम हो, आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फिर भी मीट हो जाए। और फिर हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट में चेंजेस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, चेंज को कैसे मैनेज किया जाता है। हम एजाइल में कहते हैं कि हम ओपन टू चेंज है, तो इतना बड़ा दरवाज़ा हमने खोल दिया कि हम ओपन टू चेंज है, लेकिन उसको फिर हम कैसे खुश दिली से हैंडल करेंगे और खुश असलूबी से हैंडल करेंगे, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बड़े मज़े का होने वाला है। तैयार हो? बिल्कुल रेडी। तो लेट्स सी कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट्स को। जापानी एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं काई जेन। वो कहता है कि चेंज फॉर गुड, यानी आप कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हो, चेंज करते रहते हो अपने आप को, कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव होते रहते हो। ठीक है, तो काई से मुराद चेंज है और जेन से मुराद गुड है। ठीक है, तो आप कभी भी कोई प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की मेथडोलॉजी उठा के देख लो, उसके पीछे कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है ये लगा होता है। ठीक है, और यही मेथडोलॉजी थी, यही माइंडसेट था जो टोयोटा कंपनी के पीछे था, उसके रिवैम्प के पीछे था, उसकी प्रोग्रेस के पीछे था, जिसको बाद में जनरल मोटर ने भी उठाया। ठीक है, और जापान में क्वालिटी के जितने गुरु आए वो सब बेसिकली वो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के ऊपर ही उन्होंने अपनी थ्योरीज और मॉडल्स जो हैं पेश किए। अब सही इससे बात। मिलता जुलता मॉडल आपको मिलेगा, सिक्स सिग्मा मिलेगा। सिक्स सिग्मा भी बेसिकली डिफेक्ट्स को कम करने के लिए आपको बेसिकली कॉन्टिन्यूसली यू इम्प्रूव द प्रोसेस, ताकि प्रोसेस की जो आउटपुट है, जो कि डिफेक्ट है, जो कि बेसिकली प्रोडक्ट है, उसमें डिफेक्ट कम से कम हो। ठीक है, हजारों और लाखों प्रोडक्ट्स आप बनाएं लेकिन उसमें एक
भी डिफेक्टिव ना हो तो क्या ही बात है, ठीक है। तो वो आपका सिग्मा लेवल डिसाइड करता है कि लेट्स से मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स में अगर आपके 2 4 10 गलत भी हो रहे हैं, आउटपुट जिनकी गलत आ रही है, तो बेसिकली आप एक 5 या 6 सिग्मा लेवल पे बैठे हैं। लेकिन अगर आपके हज़ारों, मिलियंस में हज़ारों डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो बेसिकली आप 1 2 सिग्मा लेवल पे बैठे हैं। और एजाइल खुद भी एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे मतलब बेस्ड है, जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और यानी कि उसकी फीडबैक आती है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस आती हैं, चेंजेस के ऊपर फीडबैक मिलती है, फीडबैक के ऊपर आप इम्प्रूव करते हैं। यानी कोई एक्सपेरिमेंट किया, उससे कोई रिजल्ट आया, उसे आपने मेजर किया, आपने कहा यार इसमें तो काफ़ी बेहतरी आई है, तो या इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आप उसकी बेस पे जो फीडबैक आई है, उसकी बेस पे आप जो है आप इम्प्रूव करते हैं। इसको हम स्टैटिस्टिकल एम्पिरिकल जो है मेथड कहते हैं, एम्पिरिकल चेंज, के आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उससे आपने मेजर किया क्या इम्प्रूवमेंट आई है, और फिर आपने बेस्ड ऑन द डाटा दैट यू कलेक्टेड यू चेंज योर अप्रोच, ठीक है। इसे आप कह रहे हो कंटिन्यूअस इम्प्रूव। अभी हम देखते हैं वीडियो। वीडियो चल नहीं रही इसकी नहीं चल रही है, एक आवाज। मिनट। The idea is to improve through a series of small changes, a strategy the lean The lean approach to learning is very pragmatic. Lean teams are constantly doing small experiments and analyzing the results. If there's a measurable improvement, the small change is adopted and the team jumps into its next small experiment. This enables lean teams to make continuous small refinements to their processes, refinements that add up to noticeable improvements over time. The idea is to improve through a series of small changes, a strategy the lean community calls Kaizen, Japanese for improvement. It's usually represented like this. And while the idea is strong, most organizations need a step-by-step approach that will yield results. And that looks like this. Here's how it works. First, an organization identifies potential improvement, such as a new practice or strategy that they want to experiment with to see how well it works in their situation. Then they try it out. They implement the change. After a brief period, they'll assess whether the change has been effective. They'll measure it against clear outcomes. If the new way of working is effective, they adopt it. If it isn't, they abandon it, for now at least. But they're not done. At that point, they share what they've learned with others, other members of their team, and other teams throughout their organization. Then start the process over. It is continuous improvement after all. हाँ जी, देखा आपने वीडियो? जी जी बिल्कुल आवाज आई थी उसकी? बिल्कुल क्लियर कट। ठीक हो गया। ठीक है, तो हमने अगर असेस करना हो ना कि कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट में हम कहाँ खड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितना अच्छा जो है वो इक्विप्ड है, या कितनी अच्छी कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर रही है, या कर भी रही है कि नहीं कर रही है। आप अगर किसी कंपनी में देखें कि आप काम कर रहे हैं और साल से आप देख रहे हैं कि कोई चेंज नहीं आया, तो डेफिनेटली आप लोग इम्प्रूव नहीं हो रहे, ठीक है। आप लोग बेसिकली कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे, कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे, कुछ नया ट्राई करेंगे, आपको लगेगा यार इसमें इट वर्कड, अगर वो वर्क इट इफ इट वर्क्स देन यू विल कंटिन्यू टू डू इट, इफ इट फेल्स देन यू विल ट्राई समथिंग एल्स, ठीक है। तो ये होना चाहिए माइंडसेट कि बेसिकली आपको
जो है नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, ताकि हो सकता है आप फास्ट हो जाएं, आप एफिशिएंट हो जाएं। ठीक है, कोई नया मेथड आप ट्राई करें तो वो आपके आपके लिए जो है काफ़ी एफिशिएंसी गेन करने का सबब बन जाए। ठीक है। अम, तो कैसे हम कर सकते हैं, कुछ मेथड्स हम फॉलो करते हैं, जैसे मैंने एक जिक्र किया मेथड का, जिसे हम कह रहे थे कि सिक्स सिग्मा है। ठीक है। अब सिक्स सिग्मा और लीन, ये दोनों मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं। लीन जो है बेसिकली ये कहता है कि बस यार वो काम करो जो कि वैल्यूएबल काम है। यानी ये कहता है कि जी जो वेस्ट है ना, हर तरह का वेस्ट उसे अवॉइड करो। पैसे का, टाइम का, मटेरियल, इक्विपमेंट, रास्ते में कोई सफर में वेस्ट हो रहा है, यानी कि आपका टाइम लेट से सफर करने में वेस्ट हो रहा है, या मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में खामखा का टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है। वो कह रहा है यार ये प्रोसेस में से ना, ये जो वेटिंग टाइम है और ये जो वेस्ट है ना, किसी किस्म का ही निकाल दो। आइडेंटिफाई करो और निकालो, आइडेंटिफाई करो और निकालो। आप गए किसी किसी भी खरीदारी करने गए, लेट से शॉपिंग सेंटर में चले गए, या लेट्स से हॉस्पिटल चले गए, आप किसी प्रॉब्लम में हैं, हॉस्पिटल चले गए। अब जहां जहां आपको इंटरेक्शन हो रहा है ना, वहां तो ठीक है, लेकिन जहां आप खाली बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं उससे कि यार दवाई मिलेगी, अभी डॉक्टर आके देखेगा, ये वो वाले पीरियड्स हैं जो वेस्ट हैं, आपके लिए वेस्ट हैं, आपका टाइम का ज़िया है। तो वो कहते हैं यार ये कम करो, कम से कम बंदे को वेट करना पड़े। वेट भी एक किस्म का वेस्ट है। समझ आया मेरी बात? एग्जैक्टली टाइम कंज्यूमिंग है, आप टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा। हम्म। और जैसे कि आप इन्वेंट्री की कभी मूवमेंट देखो, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में जा रहा है जी माल, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर। हो सकता है आपको ये सारा ट्रांसपोर्ट भी खामखा का वेस्ट आपका हो रहा हो सकता है आप ये हमारा सामान, या आप गोदाम या वेयर हाउस ऐसी जगह करीब ले लो जाके, जहां आपको ओवरऑल रेंट दे करके भी ये ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट जो है आपकी की कॉस्ट से कम आपको कॉस्ट पड़े। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो लीन कहता है कि वेस्ट आइडेंटिफाई करो, उसे रिमूव करो। सिक्स सिग्मा कहता है कि डिफेक्ट्स जो हैं उनको रिड्यूस करो। बेसिकली जो डिफेक्ट्स के नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं, बेसिकली वो आपके जो हैं पर मिलियन कम होने चाहिए। या लेट्स से कि जितनी भी आप एफर्ट कर रहे हो, तो वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए कि आपका बेसिकली जो प्रोसेस है, ठीक है, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम से कम हो। ठीक है। तो इसमें लीन सिक्स सिग्मा की सर्टिफिकेशंस भी आ जाती हैं, तो आप लोगों को उसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं कि जो है कैसे आप डिफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे आप वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। लोगों को आप काइजेन समझा सकते हैं, जिसे भी हमने देखा, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ और मेथड्स भी हैं जिन्हें क्रिस्टल मेथड कहते हैं। एक मेथड होता है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, CMMI। ठीक है। ये भी असेस करता है ऑर्गेनाइजेशन की मैच्योरिटी को। ठीक है। हम्म। अम, अच्छा जी। फिर आपके जब भी आप प्रोजेक्ट करने लगते हैं तो आप अपना एक प्लान बनाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। वो भी एक बेसिकली एक प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ताकि आप के पास एक स्ट्रक्चर हो जिसको आप फॉलो कर सको। आप के पास एक बेसिकली यू शुड डू थिंग्स थॉटफुली। ऐसे नहीं कि आप हैphazard काम कर रहे हो और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और काम में कोई निखार नहीं आ रहा, तो आप उसे प्लान करके करो। उसके लिए हम्म। बेसिकली स्ट्रक्चर बनाओ कि आप उसको ब्रेक डाउन करो, उसके लिए प्रॉपर टॉपिक बाय टॉपिक मिलो। एक स्टैंडर्ड उसके लिए रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाओ, एक कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर बनाओ, एक रिस्क आइडेंटिफिकेशन करो, तो काम करने में आपको मज़ा भी आएगा। आप किसी मेथड को फॉलो करो, PMI मेथडोलॉजी को फॉलो करो। ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई प्रोसेस इंप्रूव कर रहे हो तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान बनाओ। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, हम बस
रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग करते हैं जब हम बेसिकली स्प्रिंट खत्म करते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि हम लेसन्स लर्न को बेसिकली लिखते हैं, डिस्कस करते हैं, व्हाट हैज बीन वर्किंग आउट फॉर अस, लेट्स कीप डूइंग इट, what has not worked out for us, let's stop doing it, and better ways of working हम find out करते हैं, ये डिस्कस करके यार ठीक है आप बताएं कैसे हम आगे चलें और कैसे हम आगे एक बेटर वर्किंग रिलेशनशिप बना सकते हैं, एक अच्छी केयरिंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहाँ पे काम करने का दिल करे, मन मन करे काम करने का लोगों का। तो आप अपने आप को बेसिकली ओपन टू डिस्कशन करते हैं, कहते हैं आप बताओ क्या नहीं सही चल रहा, हम ठीक करते हैं इसको, नेक्स्ट नेक्स्ट स्प्रिंट में हम इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या नहीं सही लगा, आपको क्या किस तरफ फोकस नहीं दिखा, आपको वहां पे फोकस डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें भी बहुत हेल्प करती हैं आपको कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करने में। जाहिर है आप अगर अपनी शॉर्ट कमिंग्स को रिव्यू करते हो और नेक्स्ट टाइम आप उन्हें लिख लेते हो, नेक्स्ट टाइम आप उन पे नजर रखते हो, तो ऐसा है ना कि आप नेक्स्ट टाइम वो वाली मिस्टेक्स नहीं दोहराओगे, राइट? ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है, लेट से आपने 30 सवाल हल किए पीएमपी के लास्ट टाइम और आपने कुछ मिस्टेक्स की, तो अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये वाला टॉपिक मेरा थोड़ा सा कच्चा था और मुझे समझ आ गया इस सवाल, तो अब नेक्स्ट टाइम जब वो सवाल आपकी नज़र से गुजरेगा तो आप कभी गलती नहीं करोगे, राइट? क्योंकि आपको समझ आ गया वो। बिल्कुल, जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप फिर उसको इम्प्रूव करते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो रेट्रोस्पेक्टिव आप कैसे कर सकते हैं? एक तरीका उसने लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि उसने कहा है कि जी बोर्ड पे लिखें 2 कॉलम, क्या सही चला, व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट नीड टू बी इम्प्रूव। ठीक है, और ये आप बेसिकली कोलैबोरेटिवली मीटिंग करें। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर कर लें, यानी आप हर स्प्रिंट के बाद एक प्लान करके डाल लें, एक मीटिंग है आपकी, बेसिकली सारी टीम बैठे है आपकी, और उसमें आप एजेंडा में डाल दें कि बल्कि जब मीटिंग स्टार्ट हो तो आप उसमें बोर्ड पे चले जाएं और 2 कॉलम बना दें। भाई भाई अब हम डिस्कस करेंगे क्या हमारा ज़बरदस्त चीयर्स कर सकते हैं किस बात पे हम, जी हमने बड़े टाइम पे स्प्रिंट कंप्लीट किया, स्प्रिंट के गोल्स अचीव कर लिए, ज़बरदस्त तालियां। ठीक है जी, ऑन टाइम कंप्लीशन होगी। ठीक है जी, आगे भी करते रहना जी ऑन टाइम। ठीक है जी, क्या नीड टू इम्प्रूव है जी? इम्प्रूव क्या कर सकते हैं? यार किस गंदी जगह पे आके बैठ गए हो, यहाँ पे मन ही नहीं करा बात करने का। सही है। ठीक है, ऐसे ही। कोई अच्छी सी जगह चूज करते, कोई जहाँ पे थोड़ा बहुत चाय पानी भी हो जाता, थोड़ा सा म्यूजिक भी हो जाता, थोड़ी सी गपशप भी हो जाती। हाँ बिल्कुल, बीच के किनारे होता, समंदर के साइड पे होता। ठीक है, तो इससे अलावा भी आप अपने पिछले स्प्रिंट पे, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि आप पीछे मुड़ के देखते हैं, लेट्स टेक 2-3 स्टेप्स बैक एंड सी वेयर वी स्टार्टेड। तो हाँ भाई, जो है मतलब विदाउट कॉलिंग आउट नेम्स आप चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जी यार मैंने देखा लोग ना एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, और जिसको कुछ नहीं भी आता था ना तो दूसरा बंदा जो है ना वो बेसिकली उसको बजाय जज करने के ना उसको हाथ पकड़ के समझा रहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी अप्रिशिएबल हैं। तो लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हम्म, दीज गुड गुड थिंग्स। सही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इसमें अप्रिसिएशन भी आ जाती है, इनकरेजमेंट आ जाती है, इम्प्रूवमेंट आ जाती है, हम्म प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती हैं फिर। हम्म हम्म। और आप राइट डाउन कर लेते हैं कि अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं ठीक लगी, ठीक है, पिछले स्प्रिंट में आपको कुछ चीज़ें नहीं ठीक लगी, जिसमें हो सकता है कभी कभी कोई कंफ्लिक्ट आ गया हो, कभी कोई कंफ्लिक्ट का ऐसा कोई रेजोल्यूशन मेथड यूज कर लिया गया हो जो कि टीम को डिस्करेजिंग भी हो और नॉन प्रोडक्टिव भी हो, तो आप ओपनली बात कर सकते हैं कि यार इसका ये हल भी हो सकता था, जिसमें जो है बेसिकली मसला भी हल हो जाता और विन विन सिचुएशन भी हो जाती। ठीक है, तो आप उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि जी जो आपकी ग्रीवियंसेस हैं, ठीक है, आप उन्हें भी डिस्कस कर सकते हैं कि जी ये कैसे
हम एक अच्छी इन्वायरमेंट कायम कर सकते हैं या इंश्योर कर सकते हैं फ्यूचर में कि जो ग्रीवेंसेस हैं वो दूर हो जाएं। ठीक है, और ये चीज़ें ठीक हो गया। लेसन लर्न रजिस्टर एक मेथड है, या रेट्रोस्पेक्टिव एक मेथड है। लेसन लर्न रजिस्टर आप बनाते हैं प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, जब आप फेज कंप्लीट कर लेते हैं या प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बेसिकली एक लेसन्स लर्न मीटिंग करते हैं और लेसन्स लर्न लिखते हैं। जबकि स्प्रिंट्स जब आप कर रहे होते हैं, एजाइल प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, तो फिर आप रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इनके अलावा भी ना आप बेसिकली इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मेथड है ए बी टेस्टिंग। ठीक है, तो ए बी टेस्टिंग आप कर सकते हैं एंड टीम से आप बेसिकली फीडबैक ले सकते हैं कि हम कैसे इम्प्रूव करें। तो अगर आप टीम को कहते हैं, बोलो भाई क्या कहते हो, ठीक है, सही। तो टीम भी बेसिकली आपको खुल के बताएगी कि भाई ऐसे होना चाहिए, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। ठीक है, और आप ओपन फीडबैक कल्चर, यानी कि फीडबैक कल्चर है ही नहीं हमारे यहाँ। फीडबैक कल्चर किधर है? नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर वो फीडबैक कल्चर भी है तो वो एप्रिसिएशन की बजाय डेप्रिसिएशन है। हाँ बिल्कुल। तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है ना, क्योंकि लीडरशिप का स्टाइल वो नहीं है, अप्रोच वो नहीं है फीडबैक की। तो बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम तो है। हाँ, और ए बी टेस्टिंग ये होती है कि आप बेसिकली एक एक वर्जन ऑफ योर वेबसाइट या वेब पेज को खोलते हो, देखते हो, और दूसरे वर्जन को देखते हो, बोलते हो ए को देखते हो, बी को देखते हो, तो उनको कंपेयर करते हो। ठीक है, कि कौन सा फास्टर है, नो मोर रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि ए और बी, इन दोनों को आप आमने सामने रख के एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हो कि यार इसका लोड टेस्टिंग करके देखो इसके ऊपर, और इसके ऊपर लोड टेस्टिंग करके देखो। इधर 1000 बंदा आया, हर बंदे को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। दूसरे पे 1000 बंदा आया, कितना रिस्पॉन्स मिला, रिस्पॉन्स टाइम दूसरे पेज पे जाने में कितनी देर लग रही है। ठीक है, तो वो दोनों वर्जन्स को आप कंपेयर कर लेते हो लोड टेस्टिंग करके, तो देखते हो कौन सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, वो वाला वर्जन सही है यार, ये इसकी परफॉर्मेंस सही है, तो वो ए आप ले लेते हो या बी ले लेते हो, जो उनसे भी बेहतर होता है। ठीक है, तो ये भी आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। फिर आप देखो जी, आपके पास बेसिकली एक चार्ट होता है, परीटो चार्ट, या फिर हमने सुना था 80-20 रूल। वो क्या होता है कि आप बेसिकली हर तरफ तो एफर्ट नहीं कर सकते, आपके जितने भी मसले हैं, ठीक है, आप उन सारों को हल करने के लिए वसाइल नहीं रखते, आपके पास इतने वसाइल नहीं होते कि आप हर तरह का डिफेक्ट जो है उसे रिजोल्व करें। ठीक है, और हर तरह का डिफेक्ट इम्पोर्टेंट भी नहीं होता, स्फीयर भी नहीं होता। और जो है आप अपनी जो एनर्जीज हैं, जो थोड़ी बहुत रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, आप चाहते हैं कि आप उन डिफेक्ट्स को, बग्स को रिमूव करने में लगाएं जिनसे मेजोरिटी ऑफ द डिससेटिस्फेक्शन आ रही है। उन मसलों पे आप जान खपाएं जिनको अगर आप सॉल्व कर दें तो मेजर मसला हल हो जाए। तो उसमें वो कहते हैं कि जी 20% आप अगर एफर्ट करें और 80% आपको रिजल्ट मिल जाए तो क्या ही बात है। हम्म। तो फोकस्ड एफर्ट आप करते हैं, आप कहते हैं यार उन दो मसलों को उठाओ 10 में से, जो बेसिकली मेजर वजह है हमारी डिससेटिस्फेक्शन की, और उनके ऊपर रिसोर्सेज लगाओ, उन्हें मसले को हल करने की कोशिश करो ताकि आपको 80% रिजल्ट मिले। सही हो गया। ठीक है, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट एफर्ट्स वेयर दे कैन मेक द बिगेस्ट इम्पैक्ट। ठीक है, टेक्स अ बिग प्रॉब्लम ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। ठीक है, तो ये हो गया आपके मेथड्स। ठीक है, ओके ओके, सो आपने अभी ट्राई किए एक्सपेरिमेंट्स, ए बी टेस्टिंग, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, लेसन्स लर्न रजिस्टर। ठीक है,
So use what you learned from successful experimentation to fashion and recommend continuous improvement steps. यानी आपने सब ट्राई किया, और फिर उससे आपने देखा कि what did work out. Let's say A/B testing worked out, retrospective worked out, ठीक है, lessons learned register worked out, ठीक है, तो आप उनको जाया ना करें, इन लर्निंग्स को आगे लेके जाएं, यानी ऑर्गेनाइजेशन में इन लर्निंग्स को दूसरे प्रोजेक्ट्स में लेके जाएं, ठीक है। जब आप एक टीम के साथ काम करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उस टीम के साथ दोबारा प्रोजेक्ट ना करें, कोशिश करें कि आप नई टीम उठाएं और नई टीम के साथ आप दोबारा प्रोजेक्ट करें, कोई नया करना है। उससे क्या होगा कि नए लोग डेवलप होंगे, देखो ना, नई टीम बनेगी, ऐसे ही है, वही टीम इम्प्रूवमेंट। उठा ली, हाँ वही टीम उठा ली, और उसी के साथ आपने दूसरा प्रोजेक्ट उठा लिया, तो बेसिकली आपने ऑर्गेनाइजेशन में, हो सकता है प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट डिलीवर करें आप, लेकिन आप लोगों को डेवलप नहीं कर रहे, राइट। सही है। तो आप ऐसा करें कि मजा तो तब है कि अब आप नई टीम उठाएं और नई टीम से आप जीत के दिखाएं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि लेसन लर्नड का भी यही मतलब है कि अगर आपने पीछे जो भी सीखा है वो नई टीम के साथ उसको अप्लाई करें, ताकि नए लोग भी टीम में आए और डिपेंडेंसी खत्म हो लोगों के ऊपर के ये होगा तो काम होगा, ये नहीं होगा तो काम नहीं होगा। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। ये बेस्ट। तो कह रहे हैं कि इनको डॉक्यूमेंट करो, अपने प्रोसेसेस को, जो आपने प्रोसेस इंप्रूव किया है उसे डॉक्यूमेंट कर लो, जो स्टैंडर्ड यूज किया है उसे मार्क करके रख लो, ठीक है, और फिर इन चीजों को आप फ्यूचर में भी यूज करो, रीयूज करो, एस्केलेट करो, इन लेसन्स लर्न को एस्केलेट करो, फैलाओ, हाँ जी सानू नुकसान हुआ तुसी ना करो अपना नुकसान। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमारे यहाँ क्या है, गलतियां छुपाई जाती हैं, गलतियां छुपाई जाती हैं, उससे क्या, वो अगला बंदा भी कोई और भी गलती कर बैठेगा। नहीं, दूसरा एक फेवरेटिज्म का भी एक कल्चर होता है ना हमारे कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में, हम्म कि जहाँ पे पॉलिटिक्स होती है और जहाँ पे फेवरेटिज्म होती है कि लोगों, कुछ लोग कुछ फेवरेट होते हैं किसी के, हम्म तो वो उन्हीं को आगे देखना चाहते हैं, उन्हीं को जिम्मेदारी देते हैं, उन्हीं को लीड करने देते हैं। हम्म। तो ये भी एक है, एक हमारा प्रॉब्लम। हाँ लेकिन बात पता है क्या है, ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, लोगों के मंजूर नजर लोग होते हैं और फेवरेटिज्म होता है, हर जगह होता है, होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर आप इसका शिकार होते हैं, मैं खुद रहा हूँ इसका शिकार, फेवरेटिज्म का, ठीक है, बहुत ज्यादा शिकार रहा हूँ, बट दिस इज वन ऑफ द मेथड फॉर मैनेजमेंट एक्चुअली, टू डिवाइड एंड रूल। हाँ ऑब्वियसली, लेकिन इसमें एक ये भी चीज है कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपके पास टाइम कम है, आप लिमिटेड हैं, और आप ट्रस्ट नहीं करना चाहते किसी के ऊपर, तो उस चक्कर में फिर आप फोकस्ड रहते हैं, टाइम, अपनी टीम भी चेंज नहीं करते। बाकी मेजर तब्दीलीज लाने से भी आप घबराते हैं। तो फिर ये भी एक मैनेजमेंट का डेफिनेटली एक स्टाइल है फिर। डिफरेंट स्टाइल है, हाँ मैं मानता हूँ कि आप इस तरह से कई लोगों को डिमोटिवेट कर देते हैं और कई लोगों को आप मोटिवेट करके रखते हैं, लेकिन डिवाइड एंड कनकर से, या बेसिकली इस तरीके से, अम, अ, मतलब इस तरीके से एक तरह से ना आप कंपटीशन भी डाल देते हैं टीम। आप कहते हैं ना ठीक है यार, मैं इस बिहेवियर को, कोई बहुत आउटस्पोकन है, कोई बहुत तेज सोचता है, कोई बहुत एक्सपर्ट है टूल्स टेक्निक्स पे, तो मैं हम्म, उसको इस वजह से प्रेफर करता हूँ कि मेरा काम जल्दी हो जाता है, मेरा काम जल्दी कर देता है, वो मेरे काम को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, तो डेफिनेटली इस बिहेवियर को मैं प्रमोट करता हूँ। लेकिन एक बंदा स्लो है, सोचता स्लो है, हम्म, बेसिकली इतना प्रोडक्टिव नहीं है, तो मैं तो डेफिनेटली दूसरे बंदे को प्रमोट करूंगा, और वो ये लगेगा कि उसको ये लगेगा ये जैसे फेवरेटिज्म चल रहा है, लेकिन एक्चुअली आई वांट टू प्रमोट द कंपटीशन, राइट। बिल्कुल एग्री, आई एग्री एग्री। ठीक है, Normally, the manager are thinking like that. Okay, let's promote someone to create the competition actually. करेक्ट करेक्ट, वो उस मॉडल, उस बिहेवियर को अप्रिशिएट करते हैं जिसको वो मॉडल करवाना चाहते हैं, कहते हैं यार इन लोगों को, इस बंदे को मॉडल करना चाहिए क्योंकि इसने अपनी गेम जरा स्टेप अप की है, इसने अपनी गेम स्टेप अप किया, तो ऑर्गेनाइजेशन को नजर आता है कि यार ये चेंज है, ये चीज है,
दिस शुड बी प्रमोटेड, तो वो उसको अप्रिशिएट इसलिए करते हैं। हमारी नजर इस पे जाती है कि यार ये कोई मंजूर नजर है, ऐसा नहीं है। तो गौर उस चीज पे करना चाहिए कि उसकी क्या ऐसी अदा है जो उनको पसंद आ रही है, जो कि हम वी आर फेलिंग टू अडॉप्ट एंड शोकेस। वो उसी तरह ही है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि हर एक ने अपने ज़र्फ के हिसाब से सोचा। हम एज ए जूनियर सोचते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है, और वो अपनी टीम और कंपटीशन बिल्डिंग की तरफ काम कर रहे होते हैं ऊपर वाले। तो वो लेवल लेवल की बात है फिर ना। ट्रू। अच्छा जी, आप बताएं कि इन सारे जो हमने मेथड्स पढ़े हैं, इनमें से आपकी नज़र से कौन सा मेथड गुजरा है, इम्प्रूवमेंट मेथड, जो आपने अभी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में जिसमें काम किया है, वो क्या यूज करते हैं इन मेथड्स में से? टीम मेरे ख्याल फीडबैक से है? हमें जो इम्प्रूवमेट के लिए है वो तो डेफिनेटली, अब जिस हिसाब से चेंजेस आ रही हैं अराउंड द वर्ल्ड एंड अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन, रेट्रोस्पेक्टिव जो इम्प्रूवमेंट का एक मेथड हमने पढ़ा है। बाकी ऑब्वियसली परीतो इज देयर, 80-20 इज देयर, एबीसी टेस्टिंग, एबी टेस्टिंग इज ऑलरेडी देयर, like Bayesian is there, others are there. But the best is the retrospective because we are getting the feedback. We identified the problem. We are getting the feedback. We are brainstorming about the solution, and we are going to implement in a same way. So इसमें consensus मेरा ख्याल है ज्यादा होता है, इसमें एग्री ज्यादा होता है आपका। आप सेम पेज पे भी होते हैं, आप ठीक। ओपन होते हैं। तो मेरे ख्याल से, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही कर रहे होते हैं, हालांकि हमें पता नहीं होता। लेकिन हम ऐसे ही इनफॉर्मल डिस्कशन में कह रहे होते हैं, यार पिछली दफा ये हुआ था, इस दफा ऐसा नहीं करना। तो हाँ, समथिंग लाइक दैट, हम एट 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 ए स्मॉल स्केल हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं, ऐसे लेकिन ही एक्चुअली हम रेट्रोस्पेक्टिव ही कर रहे होते हैं। ऐसे ही तो ऐसे ही। ऐसे ही है, और मेरे ख्याल में बहुत सी ज्यादा ये चीज अप्लाई हम कर रहे होते हैं डायरेक्टली देखो इनडायरेक्टली। देखो, मैं मिसाल देता हूँ। जब हम क्रिकेट मैच खेल के आते हैं ना, तो हम एक टीम लंच करते हैं, ठीक है? ऐसे ही है। टीम का नाश्ता करते हैं जी, चलो जी टीम के साथ नाश्ता करेंगे। अच्छा, जब आप कभी गौर करो, उस टीम नाश्ते पे जो डिस्कशंस हो रही होती है ना, वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, एग्री एग्री, ऐसे ही है, ऐसे ही है। वहां पे हमारा मेथड ना, थोड़ा सा वहां पे हमारा मेथड ना ब्लेम वाला मेथड होता है। ओए तूने इतनी मार खा ली, ओ तूने इतनी बॉलिंग इतने इतने कर लिए, इतने हम बंदे को वो पॉइंट क्योंकि करके। वो बिकॉज ऑफ द फ्रैक्नेस बिटवीन द टीम मेंबर, तो हम्म हम एक उस चीज का भी एडवांटेज ले रहे होते हैं कि ओके एटलीस्ट मैं कुछ कहूंगा तो अगला सुनेगा, माइंड नहीं करेगा। लेकिन वर्किंग एनवायरनमेंट में ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है ना। हम्म अब वो टीम में बाबर आजम को तो नहीं कह सकते ना डायरेक्ट, चाहे वो हारिस रऊफ है या शाहीन अफरीदी है, हम्म कि बाबर तुमने 100 बनाने थे, 3 पे आउट हो गया, 5 पे आउट हो गया, तो वो शायद ना हो। लेकिन हम अपनी क्रिकेट लेवल पे छोटे ग्राउंड में हम लड़ते भी हैं, फाइट भी करते हैं, ब्लेम भी करते हैं। गुड हो गया। अच्छा, हमने ये सुना है पहले भी कि फेल होने से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि फेल फास्ट। सुना था हमने कि जी कोई बात नहीं, जल्दी से फेल हो जाओ, ये ना हो कि देर लगा दो फेल होने में, तो बहुत देर हो जाए रिकवर करने में भी। हाँ ऑब्वियसली, फिर आपका 2 साल बाद आप अगर फेल ही हो रहे हैं तो उससे अच्छा 6 महीने में फेल हो जाए। नहीं, देखा है ना, आप एक मेथड आपने यूज किया और वो फेल हो गया, तो बेसिकली अब आपने इतना लॉस नहीं किया, लेकिन यह है कि आपने बेसिकली कुछ ट्राई नहीं किया, कुछ नया ट्राई नहीं किया, और आप फेल नहीं हुए, तो आपने कुछ सीखा नहीं। तो जितना आप फेल होते हैं उतना आप सीखते हैं, ठीक है? और जितना जल्दी आप फेल होते हैं प्रोजेक्ट में, ट्राई कर लेते हैं नया मेथड और फेल हो जाते हैं, उतनी जल्दी आपको रिकवर करने में टाइम मिल जाता है। और बाकी बाकी टाइम में आप बेसिकली कुछ ऐसा भी ट्राई कर पाते हैं जो कि बेसिकली शायद वर्कआउट भी कर जाए। हम्म। क्योंकि रिसोर्सेज तो देखें थोड़े से ही हैं, टाइम भी थोड़ा से ही गुजर गया टाइम, अब क्या आप कहेंगे कि यार मैं ये कर लेता, वो कर लेता और वो कर लेता। एक्चुअली एक और भी चीज है, जो हम मेथड अप्लाई कर रहे होते हैं ना, उसकी एक रिजल्ट और रिस्पॉन्सिवनेस भी होती है,
कि जो हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं इसका रिस्पॉन्स कितनी देर में आएगा। अगर स्पीडी रिस्पॉन्सिव के साथ है तो ऑब्वियसली हम जल्दी फेल हो जाएंगे। अगर उसका रिस्पॉन्स वो डिले है तो शायद हम मतलब लेट फेल होंगे। बिल्कुल वो रिस्पॉन्स भी बहुत जरूरी है फिर। बिल्कुल। तो कोई भी चीज आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, पहले उसके बारे में स्टडी कर लो, उसके बारे में अपने आप को एजुकेट करो, ठीक है, और उसकी अवेयरनेस दे दो। लेट पीपल ट्राई इट, ठीक है। ठीक है, हो सकता है वो पहली प्रोटोटाइप हो जो कि फेल हो जाए, ठीक है, बट आप उसको माइंडसेट को यानी कि फेल होने को इतना बुरा और इतना इबरतनाक ना बना लो किसी को कि कोई प्रोटोटाइप बनाना ही छोड़ दे, सोचना ही छोड़ दे। हाँ बल्कि बिल्कुल आप बिल्कुल। इनकरेज करो कि यार बनाओ 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 बनाओ, ट्राई करो, कोई नहीं, फेल होते रहोगे लेकिन इसमें कुछ ना कुछ लर्निंग है, एक दिन तो अच्छा कुछ बन जाएगा। हाँ। एंड वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो मटेरियल इंप्रूवमेंट्स, ट्रेनिंग प्रोसेसेस और इक्विपमेंट के कुछ अगर टूल यूज करके कुछ बेहतरी आती है, कुछ नई ट्रेनिंग सीख के आती है, कुछ बुक्स पढ़ के आती है, कुछ इक्विपमेंट यूज करके आती है, प्रोसेस यूज करके आती है, कुछ भी करो, कुछ भी ऑटोमेट करो, कुछ भी मेथड यूज करो, लेकिन लुक फॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड हाउ एफिशिएंटली यू कैन गेट द थिंग्स डन, ठीक है। या उसकी भाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिलवा दो बंदे को ताकि वो किसी को करता हुआ देखे तो उससे सीख ले, ठीक है। या फिर उसको कोई बेहतरीन इक्विपमेंट खरीद दो जिस इक्विपमेंट के जरिए वो बेसिकली काम को इजीली कर ले, ठीक है। या कोई प्रोसेस ऐसा बना दो कि जिसके जरिए जो है काम आसान हो जाए, ठीक है। हम्म, एंड वट एवर यू इंट्रोड्यूस, उसका इफेक्ट मेजर करो, ठीक है, कि यार ठीक है, हमने नया कुछ ट्राई किया लेकिन इसका क्या फायदा हो। हम आज भी बेसिकली कस्टमर हमारे रो ही रहे हैं, हमने एक नया मेथड यूज किया कस्टमर सपोर्ट का, लेकिन फायदा तो कोई नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब है हमने कुछ अचीव नहीं किया, ठीक है। हम्म, तो अगर नहीं किया तो फिर इसका मतलब है कि अभी भी मसला उधर ही है, लेट अस डू समथिंग न्यू। अगर आप कहेंगे कि आप मसला हल हो गया, नया कस्टमर सपोर्ट सिस्टम आ गया, नया सिस्टम बना लिया, भाई इस तरीके से हम कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, पता चले जी कस्टमर अभी भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और उतनी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आ रही हैं और आपने जनाब इतने हजारों रुपए लगा दिए हैं और मसला उधर ही है। तो आप ऐसे ही जब है। तक मेजर नहीं करेंगे कि जो आपने चेंज लाई है उसका क्या इफेक्ट हुआ, तो फिर आप उसको असेस नहीं कर सकेंगे कि इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं आई है, ये खाली नाम ही है। बिल्कुल बिल्कुल, अनटिल अनलेस जब आप उसका इम्पैक्ट ही नहीं देख सकते, रिजल्ट्स ही नहीं देख सकते, तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका। यस, अभी हमने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक कवर कर लिए हैं ना, वो ये वाले हैं। कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, हमने देखा मेथड्स क्या हैं, फ्रेमवर्क देखा कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट का, जिसमें हमने कहा कि जनाब पहले आइडेंटिफाई करो क्या चेंज है, फिर उसे इम्प्लीमेंट करो, फिर देखो उससे क्या फ़र्क पड़ा, अगर कोई फ़र्क पड़ा है तो कंटिन्यू करो, नहीं तो फिर वापस जाओ, फिर कोई नया मेथड आइडेंटिफाई करो, ठीक है। और या तो ये हमने कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट देख लिया। अब हम पढ़ते हैं टॉपिक इसका जो दूसरा है, ठीक है, उसमें सपोर्ट द टीम परफॉर्मेंस। लो जी, आप प्रोजेक्ट लीड कर रहे हो एक टीम को, ठीक है, उस टीम से आपने कम्युनिकेट भी करना है, उस टीम को आपने मोटिवेट भी करना है, इंस्पायर भी करना है, ठीक है जी, और उस टीम को आपने इनकरेज भी करना है और उसको अलाइन भी करना है। तो इतने सारे काम बेसिकली आप की स्किल्स पे डिपेंड करते हैं कि आपकी लीडरशिप स्किल्स जो हैं, पीपल लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, कम्युनिकेशन कैसी है, ठीक है। और आप जितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं आप उतने अच्छे प्रोजेक्ट्स के स्कोप को, ऑब्जेक्टिव्स को आगे कैस्केड डाउन करेंगे लोगों में, उसका बेसिकली उसको कनेक्ट कर पाएंगे लोग कि हाँ यार हम लोग जो काम कर रहे हैं ना एक तो बड़ा काम है। ये नहीं कि कोई काम कर रहा है तो पैसे के लिए कर रहा है, काम कर रहा है तो अपने पे चेक के लिए कर रहा है, नहीं,
उसे पता चले कि ही इज वर्किंग फॉर अ बिगर कॉज। लेकिन वो कैसे होता है जब आपका लीडर जो है ना, वो आपको ऐसे कनेक्ट कर देता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के साथ जुड़ जाते हो। होते हैं ना ऐसे सही। लीडर, ऐसे लीडर होते हैं बिल्कुल। ना जो कि आपको इंस्पायर ही कर देते हैं कि यार हम तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं यार, इसका तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, और वी वुड बी द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर वी कम आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये प्रोडक्ट सेल होगी तो ऑर्गेनाइजेशन बिलियंस कमा लेगी, हम्म। राइट? ऐसे ही है, ऐसे ही है। सेम पेज पे आप आ जाते हैं। ठीक है। तो उसमें पीएम का तो बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि पीएम बेसिकली वो उनका स्टीवर्ड होता है, और वो वेलकम करता है, नए लोग आते हैं, लोगों को बेसिकली वेलकम करता है, इंट्रोड्यूस कराता है, उनको बेसिकली फील कराता है कि वी आर अ टीम। ठीक है, और उनकी टीम बंदी करता है, जैसे कहते हैं कि एक टीम होती नहीं है शुरू में, लेकिन उसको एक टीम बनाता है। उनके दरमियान बॉन्ड एस्टेब्लिश करता है, उनके दरमियान रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। हम्म, और और फिर उनकी वो। हम्म, 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 हम्म। जी जी, आप बताएं। हाँ, मैंने कहा फिर टीम को ये तवज्जो दिलाता है कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ताकि हम वैल्यू डिलीवर करें, हम लोगों की जिंदगी में ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस वैल्यू जनरेट करें। ऐसे ही है। ठीक हो गया। मैनेज विद ऑब्जेक्टिव टॉलरेंस एंड थ्रेशोल्ड। ठीक है। आप एज अ मैनेजर, जाहिर है कोई ना कोई अपनी की टीम के ऊपर केपीआईज लगाएंगे, राइट? उन्हें कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स देंगे। ठीक है, उन्हें खुला भी छोड़ देंगे, आप उन्हें खुला भी छोड़ देंगे, और कभी कभी उनको आप ऑब्जर्व भी करेंगे, इंटरवीन भी करेंगे। लेकिन आपकी जब टॉलरेंस से बाहर काम निकलेगा तो आप इंटरवीन करेंगे। ठीक है, बाज़ हम्म। औक़ात आप उन्हें खुला छोड़ देंगे, ठीक है जी, यूज करो बजट, काम कराओ, करो, यू विल जस्ट लेट देम एक्सपेरिमेंट, डू द वर्क। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको आपकी अपनी टॉलरेंसेस, थ्रेशोल्ड्स देखने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ आपको इंटरवीन करना पड़ जाएगा, राइट? ऐसे ही है, जब बिल्कुल। मसला आपकी इंटरवेंशन तो टीम, बहुत जरूरी है टू बिल्कुल। मेक ए बेटर टीम, टू फॉलो द वर्क स्ट्रक्चर, टू कीप ऑन ट्रैक। ये इंटरवीन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कहाँ पे, अदरवाइज। कहाँ पे? लेट्स से कि बजट 5% ओवर हो गया, 5% तक आपने आंखें मीची हुई थी, आपने कहा कोई मसला नहीं है, अगर 5 से ऊपर गया ना तो फिर मैं इंटरवीन करूंगा। तो जैसे ही 6, 7, 8% बजट ऊपर गया प्लान बजट से एक्चुअल कॉस्ट, तो आप इंटरवीन करेंगे, कहेंगे यार अब मेरी थ्रेशोल्ड जो है ना, टॉलरेंस जो है ना, लेवल रीच कर गया। ठीक है, तो अब मुझे जो है ना ये इंटरवीन भी हो करना सकता है, और पड़ेगा। जरूरी नहीं है। मे बी आपने आपने मल्टीपल लेयर्स लगाई हुई हैं कि 70% बजट यूज हो जाएगा तब क्या एनालिसिस होगा, हम्म, 90% होगा तब क्या करेंगे। हम हम्म, काम की स्पीड को देखेंगे, स्कोप ऑफ वर्क देखेंगे, कितना कवर हो गया, कितना रहता है, ऑब्वियसली। और वही बात है कि अगर आप ओवर द बजट जा रहे हैं, 5% टॉलरेंस है, 10% टॉलरेंस है आपकी, तो वो भी देखी जा सकती है कि बजट से बाहर निकल रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने अपनी टॉलरेंस लेवल कहाँ कहाँ सेट किया हुआ है। 50% पे किया हुआ है, 70% पे किया हुआ है, 90 पे किया हुआ है, 95 पे किया है, 100 पे किया है। तो हम्म, मेरे ख्याल से ये उसमें हो सकता है। अगर एज ए मैनेजर अगर मैं देखूं तो ऑब्वियसली मैं देखूंगा कि 50% बजट खत्म हो गया, काम तो कुछ भी नहीं हुआ, क्या किया तुम लोगों ने। तो ऑब्वियसली फिर मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आएंगी फिर उसमें। आपका स्केड्यूल आएगा, क्वालिटी आएगी, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आएंगी, और ऑब्जेक्टिव डिलीवर्स आएंगे उसमें। आप बहुत सारी चीजें बाकी देखेंगे साथ साथ उसके। ठीक है। तो वही है कि अगर आपने देखा कि डिफेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, तो अब आपको इंटरवीन करना है, या शेड्यूल में डिले आना शुरू हो गया है, तब आपने बिल्कुल इंटरवीन करना है, या करना। कोई परफॉर्मेंस से रिलेटेड इश्यूज आना शुरू हो गए हैं, फंक्शनली नॉन फंक्शनल इश्यूज आना शुरू हो गए हैं, सिस्टम स्टेबिलिटी के इश्यूज आना शुरू हो गए हैं, तो आपने इंटरवीन करना है। तो बेसिकली वही है कि कहाँ पे
जो है टीम ने अपने लेवल पे रह के चीज़ों को हैंडल करना है और कहाँ पे आपने इंटरवीन आपने करना टीम को सपोर्ट है। करना है या टीम ने ऊपर का दरवाज़ा खटखटाना है। हम्म। ठीक है। लो जी, एज अ पीएम आप क्या-क्या करते हैं? ठीक है। आप बेसिकली टीम फॉर्म करते हैं, टीम को मोटिवेट करके रखते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आपकी जो की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कॉस्ट, स्केड्यूल और क्वालिटी होते हैं। स्कोप, स्केड्यूल, कॉस्ट, क्वालिटी, तो ये चीज़ें आप बेसिकली इन पे नज़र रखते हैं। ठीक है। अब जो है आपकी जो बेसलाइन्स हैं, कॉस्ट बेसलाइन, स्कोप बेसलाइन और आपकी जो स्केड्यूल बेसलाइन, ठीक है? उसको आप कंसीडर करते हैं, अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का पार्ट होता है वो। तो आप प्लान बनाते हैं बेसिकली, जिसमें आपकी बेसलाइन्स होती हैं, ठीक है? फिर उसके अलावा भी आप बेसिकली प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस और उसकी चेंजेस को मॉनिटर करते रहते हैं। जो आने वाली चेंजेस होती हैं उनको मैनेज करते रहते हैं और जो प्रोजेक्ट की ऑनगोइंग परफॉर्मेंस होती है उसे भी इवैल्यूएट करते रहते हैं बेसलाइन्स के अगेंस्ट। ठीक है। हम्म। फिर आप एक इंटीग्रेटर का रोल अदा करते हैं कि बेसिकली तमाम लोग मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो मेहनत है उसको बेसिकली एंड में हर बंदे की एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है। एक बंदे की आउटपुट दूसरे बंदे की इनपुट होती है। तो यू आर अ इंटीग्रेटर। एक बंदे से जो आउटपुट निकली वो दूसरे बंदे की इनपुट बनी, लेकिन वो कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे, स्मूथली हैंडओवर करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे, तो आप वो ग्लू हैं जो लोगों को बांध के रखेगी। ठीक है। यू एग्जैक्टली विल एग्जैक्टली। इंटीग्रेट द आउटकम्स ऑफ ईच पर्सन एफर्ट्स टू अचीव द बिग गोल, बड़ा गोल। तो वो जो छोटे-छोटे लोग मेहनतें कर रहे हैं और उनके जो आउटपुट्स निकल रही हैं ना, उनको आप इंटीग्रेट करके तो कुछ जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है या बेनिफिट है वो डिलीवर करते हो, कर पाते हो। ठीक है। तो यू डू दिस थ्रू योर इंटीग्रेशन सलाहियतें, जो आपकी इंटीग्रेटिव नेचर है। ठीक है। फिर आप कंप्लीट करते हो प्रोजेक्ट का वर्क, तमाम फेसेस का वर्क, फॉर्मली प्रोजेक्ट को एंड करते हो, प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स को एंड करते हो, प्रोजेक्ट को ट्रांजिशन करते हो, ऑपरेशंस को हैंडओवर करते हो। ठीक है जी। अगर कोई करेक्टिव एक्शंस लेने हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन वो लेते हो। ठीक है। तो ये आपके वो रोल है जो आप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, क्लोजिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, स्टार्ट, आप एज अ पीएम कर रहे होते हो। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सारे काम आपको करने हैं ये, या फिर आप इनको डेलीगेट भी कर सकते हो, क्या कहते हो? ऑब्वियसली जैसे ये मॉडल बताया गया है सेंट्रलाइज मॉडल, तो इसमें तो आप एक डायरेक्ट अप्रोच करेंगे। आप डायरेक्शन दे रहे होंगे, आप डेलीगेट नहीं करेंगे। आप ऑब्वियसली प्लान बताएंगे, डेट्स बताएंगे, डेडलाइंस बताएंगे, डिसीजन इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। और डिपेंड करता है कि टास्क किस तरह के हैं, डेलीगेट हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। फिर आप टीम के अंदर डिसीजन करेंगे कौन लीड करेगा, कौन सीनियर होगा, कौन सेमी सीनियर होगा। फिर वो कौन कौन से काम कर सकेंगे। देखिए, तो सेंट्रलाइज मॉडल में तो हर चीज एग्जांपल मैनेजर। फॉर एग्जांपल आपने 10 डिलीवरेबल है आपके प्रोजेक्ट, ठीक है जी, और एक डिलीवरेबल आपने उठाया, उसको आपने कहा जी कि यार ये डिलीवरेबल जो है इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट गैदर करनी है और हमने इसके लिए बेसिकली डिज़ाइन बनाना है और इसको हमने बेसिकली डेवलप करना है और इसको हमने बेसिकली टेस्ट करके डिलीवर कर देना है। ये हमारा एक डिलीवरेबल ऐसे इन फेजेस से गुजरेगा। ठीक है। और ये तमाम फेजेस जो हैं, एक फेज में हम रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, दूसरे फेज में हम उसका डिज़ाइन बनाएँगे, तीसरे फेज में हम उसको ट्रांज़िशन करेंगे डेवलपमेंट में, फिर उसके बाद हम ट्रांज़िशन करेंगे टेस्टिंग में, फिर हम उसको ट्रांज़िशन करेंगे लॉन्च। ठीक है। अब लेट्स से आपने मीटिंग की, प्रोजेक्ट की डिस्कवरी, रिक्वायरमेंट डिस्कवरी की मीटिंग की, एक पूरा फेज चला, मेबी वो 1 हफ्ते का था, 2 हफ्ते का था। आपने पूरी रिक्वायरमेंट्स को इलस्ट्रेट किया, ठीक है, बैठ करके। अब आपको एक आउटपुट मिला कि एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बन गया या आपकी यूज़र स्टोरीज़ बन गई, ठीक है।
अब आपने जो दूसरी टीम है जिसने इन स्टोरीज की बेस पे एक डिजाइन बनाना है, एक वायर फ्रेम बनाना है, एक स्केच बनाना है, ठीक है, एक जर्नी बनाना है कस्टमर का, तो अब आपने उनको एंगेज करना है। हाँ जी, आपके साथ अब मीटिंग होने वाली है। क्यों जी? हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको स्टडी करें, डायग्राम्स बनाएं, ड्राइंग्स बनाएं, ऐसी ड्राइंग्स बनाएं जो कि कल को हम देखना चाहते हैं, डेवलपर उसको देख के फिर डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है जी। वो फिर आप एक ट्रांजिशन मैनेज करते हैं, आप कहते हैं जी अब जी हम दूसरे फेज में जा रहे हैं। अब हम बेसिकली इंश्योर करें कि पहला फेज जो टाइम बॉक्स किया गया था, जो उसके स्टार्ट डेट है, जो उसकी एंड डेट है, उसमें हमने वो अचीव कर लिया। मकसद क्या? हमने जी अपनी स्टोरीज लिख ली हैं, अपनी रिक्वायरमेंट अच्छी तरह लिख ली है। अब हमने दूसरे स्टेज में आके अपने वायर फ्रेम्स बनाने हैं, जर्नीज बनानी है, तो हम इंश्योर करते हैं जी ये भी टाइमली स्टार्ट हो, टाइमली फिनिश हो। अगर इसको 1 हफ्ता दिया गया है, 1 हफ्ते में फिनिश हो। अब जब ये होगा, तो अब आपने इंश्योर कर लिया कि डेवलपर के लिए अच्छा खासा मवाद तैयार हो गया है। एक तो उसकी स्टोरीज लिखी गई हैं, उसके साथ-साथ आपके डिज़ाइन स्क्रीनें बन गई हैं। अब आप डेवलपर को अच्छी तरह समझा सकते हो कि भई ये अगले जो 2 वीक्स हैं उसमें अब आपने इन चीज़ों को डेवलप करना है। तो डेवलपर को आप बहुत अच्छा माल ट्रांसफ़र करते हो, उसको स्टोरीज़ देते हो, उसको आप स्क्रीन्स देते हो, अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हो, तो वो डेवलपमेंट फ़ेज़ स्टार्ट हो गया। अब डेवलपमेंट फ़ेज़ जो है वो चलेगा 2 हफ़्ते, हफ़्ता जो भी आपका स्प्रिंट है, हफ़्ते का स्प्रिंट है, 2 हफ़्ते का स्प्रिंट है, 4 हफ़्ते का स्प्रिंट है, ये 2 स्प्रिंट्स चलते हैं। करेंगे आप उस स्क्रीन्स को डेवलप करेंगे। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मैनेजिंग द फ़ेज़ ट्रांज़िशंस, राइट? बिल्कुल ठीक है? तो ऐसे ही है। ये आप फेस ट्रांजिशन मैनेज करें, फिर वो आपको प्रोडक्ट बना के दिखाएगा डेवलपर, जिस तरह की स्क्रीन्स आपने दी थी, वो बेसिकली आपको वेब जर्नी बना के दिखाएगा। आपको कहेगा लॉगिन करें, देखें, आपको पेजेस नज़र आ रहे हैं, उसी तरह नज़र आ रहे हैं जैसे आपने हमें स्क्रीनें बना के दी थी, खाली स्टैटिक स्क्रीनें। अब आप देखें, आप एज़ अ कस्टमर देखें, लॉगिन करके, वेब लॉगिन करके देखें। आपको कोई चीज़ बाय करते हैं तो आपको वो पेजेस मिलते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करने पे। हम्म, सही। जस्ट अ मिनट। हो गया। ओके। आई थिंक कि आज पार्ट 1 को ही कंप्लीट करते हैं, इसी को हम यहाँ पे छोड़ते हैं। आई थिंक यहाँ पे क्लास को ख़त्म करते हैं और इधर से ही हम पार्ट 2 इसका फिर से स्टार्ट करेंगे, क्या कहते हो? बेहतरीन हो गया, इंशाल्लाह यहीं से हम इसको मार कर लेते हैं और नेक्स्ट